हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 3 की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी। हमने अपने पिछले लेक्चर में योग मुद्राएं, होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनानी चिकित्सा प्रणाली। जैसा कि हमने देखा था आपके पहले लेक्चर में कि भारत में चिकित्सा प्रणालियों का इतिहास को देखा था। चिकित्सा प्रणाली किसको देखा था? इतिहास को देखा था या इसकी हिस्ट्री को देखा था। इसमें हमने इसे कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था। प्राचीन या एंशियंट, मध्यकालीन या मिडाइवल, और आधुनिक या मॉडर्न। प्राचीन में हमने देखा था आपका आयुर्वेदिक प्रणाली, योगा प्रणाली और सिद्धा प्रणाली। मिडाइवल में देखा था हमने यूनानी चिकित्सा प्रणाली। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यूनानी चिकित्सा प्रणाली है वह आपके चिकित्सा प्रणाली की किस समय काल का भाग है? यह मध्यकाल का भाग है। तो यूनानी चिकित्सा, जैसा कि नाम से इंगित करता है, यूनानी प्रणाली में ग्रीस में जन्म लिया। तो मीन्स कभी आ जाए आपका 2 मार्क्स में यूनानी चिकित्सा प्रणाली का उत्पत्ति का काल कहाँ से माना जाता है या उत्पत्ति का स्थान किस देश से माना जाता है, तो आप क्या उसमें अपना उत्तर रहेगा? वह आपका उत्तर रहेगा ग्रीस। हिप्पोक्रेटस द्वारा यूनानी चिकित्सा प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस प्रणाली में मौजूदा स्वरूप अरबों को जाता है। क्लियर? तो इसके जनक कौन है आपके? हिप्पोक्रेट्स। यहाँ आपके 2 मार्क्स बनने की संभावना रहती है कि आपकी यूनानी चिकित्सा प्रणाली के जनक कौन, किसे कहा जाता है? वह है आपके हिप्पोक्रेटस। या यूनानी चिकित्सा प्रणाली का विकास कहाँ हुआ था? वह है आपका ग्रीस। और इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया इसको? वह है आपके अरबों के द्वारा। क्लियर? यूनानी दवाएं उन पहलुओं को अपनाती हैं जो समृद्ध हुई, जो मिस्र, सीरिया, इराक, फारस, भारत, चीन और अन्य मध्य पूर्व देशों में परंपरागत दवाओं की समकालीन प्रणालियों में सबसे अच्छी थीं। इसमें क्या कहा गया है? जो यूनानी चिकित्सा प्रणाली की समकालीन चिकित्सा प्रणालियां चल रही थीं, उनमें जो दवाओं का स्वरूप था, उनमें जो उच्च स्तर की दवाएं थीं, उन दवाओं को किस प्रणाली में अपनाया गया है? आपकी यूनानी चिकित्सा प्रणाली में अपनाया गया है। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति अरबों के द्वारा पेश की गई थी और जल्द ही इसमें मजबूत जड़ें जमा लीं। दिल्ली के सुल्तानों ने यूनानी प्रणाली के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। यहाँ तक कि कुछ राज्य कर्मचारी और दरबारी चिकित्सकों को नामांकित भी किया। अभी अपन ने क्या देखा है? यूनानी चिकित्सा प्रणाली का विकास कहाँ हुआ या इसकी पैदा कहाँ हुई और इसका विकास किसके द्वारा किया गया। अब हम देखेंगे इस चिकित्सा प्रणाली को भारत में कैसे अपनाया गया। तो भारत में जब मध्यकाल चल रहा था या भारत में जब मुस्लिम युग चल रहा था, उस समय पर यूनानी चिकित्सा प्रणाली को अपनाया गया। ना केवल इस चिकित्सा प्रणाली को अपनाया गया, बल्कि यहाँ इस प्रणाली जो चिकित्सक हुआ करते थे, वह भी राजाओं ने उन्हें अपने दरबार में शरण दी थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रणाली में एक गंभीर झटका लगा। एलोपैथिक प्रणाली शुरू की गई, उसने अपने पैर जमा लिए। तो अब यहाँ से अपन पूरा कवर करते हैं। सबसे पहले अपन ने यूनानी, अपन क्या पढ़ रहे हैं आपकी यूनानी चिकित्सा प्रणाली। तो यूनानी चिकित्सा प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ है ग्रीक में। इसको विकास किसके द्वारा किया गया? तो विकास किया गया ये आपके अरब देश द्वारा इसका विकास किया गया। उसके बाद इसके जनक किसे कहा जाता है? तो आपके इसके जनक कौन थे? आपके हिप्पोक्रेट्स इसके जनक कहे जाते हैं। उसके बाद भारत में इसका विकास जब हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे हम? भारत में विकास। तो भारत में विकास में मध्यकाल में इस चिकित्सा प्रणाली को, मध्यकाल में इस चिकित्सा प्रणाली को
अपनाया गया। तो अपन जैसे ही मध्यकाल पर आते हैं तो सबसे पहले मध्यकाल में क्या क्या आता है आपका? सल्तनत काल। सल्तनत काल में इस चिकित्सा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। मुगल काल में यह क्या हुई आपकी? विकसित अवस्था में हुई। और अंग्रेजों के काल में या आधुनिक काल में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इस चिकित्सा प्रणाली क्या हुई? समाप्त होना प्रारंभ हुई। क्यों समाप्त हो गई थी? क्योंकि एलियोपैथी जो चिकित्सा प्रणाली है उसने अपने पैर जमा लिए थे। क्लियर है आपके लिए यहाँ तक? अब इसके क्या है कुछ सिद्धांत और अवधारणा हैं। जैसे अपन ने त्रिदोष पढ़े थे आपके आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में। त्रिदोष कौन कौन से थे? वात, पित्त और कफ हुआ करते थे। इसी प्रकार इस प्रणाली में भी कुछ दोषों के बारे में बताया गया है। यूनानी प्रणाली के बुनियादी सिद्धांत हिप्पोक्रेटिस की प्रसिद्ध चाह देह द्रव सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका मेंस के लिए आपका यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि आपके देह द्रव क्या हैं, या आपका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपके देह द्रव क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यूनानी चिकित्सा प्रणाली में कितने देह द्रवों की चर्चा की गई है, या हिप्पोक्रेटिस द्वारा कितने देह द्रव को बताया गया है। तो वह आपके कितने हैं? 4 देह द्रव हैं। आधारित यह शरीर इस चाहे देह द्रवों अर्थात रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त की उपस्थिति को मानकर चलता है। इसमें क्या बताया गया है? शरीर में 4 देह द्रव हैं, रक्त, पित्त, रक्त, कफ, पीला पित्त और आपका काला पित्त माना गया है। मानव शरीर को निम्नलिखित 7 भागों से बना हुआ माना गया है। जैसे आपकी आयुर्वेद में 7 धातुओं से मिलकर माना गया था, इसी प्रकार का इसमें 7 भागों से मिलकर माना गया है। पहला क्या है? अरकान। कभी अब आपको ये सब 2 मार्क्स में कंप्लीट करने पड़ेंगे कि अरकान क्या है। मानव शरीर में निम्नलिखित 4 घटक होते हैं। इन 4 तत्वों में से प्रत्येक का एक निजी स्वभाव निम्नलिखित रूप में होता है। 4 घटक कौन से हैं? हवा, पृथ्वी, आग और पानी। इसमें आकाश तत्व के लिए नहीं माना गया है। किसके लिए नहीं माना गया है? आकाश तत्व के लिए नहीं माना गया है। क्लियर? अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आपने एथिक्स में एक थिंकर्स पढ़े होंगे, वह कौन से थिंकर्स हैं जो आकाश तत्व को नहीं मानते हैं। क्लियर? तो अरकान क्या होते हैं? तत्व। जिस प्रकार आपके आयुर्वेद में पंच महाभूत बताए गए हैं, उसी प्रकार आपकी यूनानी चिकित्सा प्रणाली में क्या बताया गया है? आपका अरकान के लिए बताया गया है। अरकान क्या है? आपके 4 घटक होते हैं जिनसे मानव और शरीर मिलकर बना होता है। इसमें हो जाएगी आपकी एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। क्लियर? उसके बाद आ जाइए, दूसरा आपका हो जाएगा मिजाज या स्वभाव। यूनानी प्रणाली में व्यक्ति का मिजाज कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विरल माना जाता है। मिजाज कैसा माना जाता है? आपका विरल माना जाता है। किसी व्यक्ति का मिजाज तत्वों के परस्पर व्यवहार का नतीजा माना जाता है। मिजाज का वास्तविक रूप में तभी ठीक हो सकता है जब ये 4 तत्व बराबर मात्रा में हो। ऐसा अस्तित्व में नहीं होता है। समझिए, अपन बोलते हैं कभी कभी सामान्यता भाषा में, उस व्यक्ति का मिजाज बहुत खुशनुमा है, या उस व्यक्ति का मिजाज बहुत दुखीमय है। मिजाज का अर्थ होता है स्वभाव। इसमें क्या बताया गया है? यूनानी प्रत्येक व्यक्ति का मिजाज महत्वपूर्ण है, यह विरल माना जाता है। किसी व्यक्ति का मिजाज तत्वों में परस्पर व्यवहार का नतीजा है। अर्थात जो तत्व बताए गए हैं या जो अरकान हमने अभी पढ़े हैं 4, उनका नतीजा क्या होता है? व्यक्ति का स्वभाव होता है। जिस व्यक्ति में जिस तत्व की अधिकता पाई जाएगी उसका स्वभाव उस भांति होगा। यदि व्यक्ति में वायु तत्व की अधिकता पाई जाएगी तो वह सरल होगा। यदि व्यक्ति में अग्नि तत्व की अधिकता पाई जाएगी तो वह तेजस्वी या उग्र प्रकृति का व्यक्ति होगा। मिजाज वास्तविक रूप से तभी ठीक हो सकता है जब ये चारों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मिजाज ठीक करने का तरीका क्या है? मिजाज ठीक करने का तरीका है 4 तत्व बराबर मात्रा में पाए जाएं, अर्थात 25%, 25%, 25% इन चारों तत्वों की मात्रा रहे। क्लियर? लेकिन ऐसा वास्तव में क्या ऐसा संभव है कि सभी व्यक्ति में 4 तत्व बराबर मात्रा में पाए जाएं? ऐसा संभव नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं मिजाज ठीक हो सकता है, इसका मतलब है न्याय संगत स्वभाव जिसकी आवश्यक मात्रा की उपस्थिति। अर्थात
हमें अपना मिजाज ठीक कैसे कर सकते हैं हम? जब न्याय संगत स्वभाव रखते हैं तो मिजाज ठीक हो सकता है। मिजाज खराब कैसे हो सकता है? इस मामले में मानव शरीर के स्वस्थ संचालन के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार मिजाज के ठीक विवरण का अभाव होता है। अर्थात मानव को अपने शरीर के संचालन के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जब उन तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो व्यक्ति का मिजाज खराब हो जाता है या व्यक्ति का स्वभाव खराब हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, अभी अपन ने कौन कौन से देख लिए हैं? एक तो अरकान देख लिया है, दूसरा मिजाज देख लिया है। तो अपन यहाँ पर एक ट्रिक बनाते चले जाएंगे। ए एम, अभी ए एम हो गया, इसके बाद अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अरकान क्या थे? आपके चार देह द्रव थे। उसके बाद मिजाज क्या था? व्यक्ति का स्वभाव था जो उसके देह द्रव्य अरकान पर डिपेंड कर रहा था। उसके बाद आपका आ जाएगा अखलात। अखलात क्या है? आपके देह द्रव हैं। देह द्रव शरीर के नम और तरल पदार्थ होते हैं। ये क्या है? व्यक्ति के शरीर की अखलात अर्थात देह द्रव क्या है? व्यक्ति का नम और तरल पदार्थ होते हैं जो बीमारी से परिवर्तन और चयापचय के बाद उत्पादित होते हैं। ये कैसे उत्पादित होते हैं? बीमारी के बाद, चयापचय के बाद उत्पादित होते हैं या मेटाबॉलिज्म के बाद उत्पादित होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। वे पोषण, विकास और मरम्मत का काम करते हैं। कि किसका काम करते हैं? पोषण का, विकास का और मरम्मत का काम करते हैं। व्यक्ति तथा उसकी प्रजाति के संरक्षण के लिए ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। देह द्रव शरीर के विभिन्न अंगों को नमी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं और शरीर को पोषण भी प्रदान करते हैं। इनका क्या क्या है? इस शरीर को क्या करते हैं? नमी प्रदान करते हैं और पोषण प्रदान भी करते हैं। क्लियर? तो एक बार और आप देखिएगा देह द्रव के बारे में। देह द्रव या अखलात, देह द्रव शरीर के वे नम एवं तरल भाग होते हैं जो बीमारी से मुक्ति के लिए या बीमारी में परिवर्तन या चयापचय के बाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है? वे पोषण, विकास और मरम्मत का काम करते हैं। और अब आप उसको समझिए। देह द्रव जो देह से उत्पादित हो, कब उत्पादित होते हैं? जब व्यक्ति बीमार हो जाता है। व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके शरीर की मरम्मत करने के लिए उत्पादित होते हैं, उसे पोषण प्रदान करने के लिए उत्पादित होते हैं। व्यक्ति तथा उसकी प्रजाति संरक्षण के लिए ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। क्लियर है? देह द्रव शरीर के विभिन्न अंगों की नमी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं और शरीर को पोषण भी प्रदान करते हैं। क्लियर है आपके लिए? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं अखलात। हमने क्या देखा है? अखलात या आपका देह द्रव। ठीक है? ये क्या होते हैं? जब मानव बीमार हो जाता है तो शरीर में ऊर्जा कैसी होती है? कम होती है। इसकी आपूर्ति के लिए, किसकी आपूर्ति के लिए? ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कुछ तरल पदार्थ, कुछ तरल पदार्थ पैदा होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? आपका देह द्रव या अखलात कहा जाता है। ये क्या करते हैं? शरीर को पोषण प्रदान भी करते हैं, ये मरम्मत भी करते हैं और ये ऊर्जा प्रदान भी करते हैं। क्लियर है? तो अभी अपन ने क्या देख लिए? अपन ने ए देखा था अरकान, फिर एम से देखा था, फिर ए देखा था। क्लियर? आपका ए एम ए बन गया है। इसी प्रकार इसको बनाते जाएंगे। हमने क्या देखा है? ए से अरकान, एम से मिजाज, ए से अखलात। ठीक है? अरकान क्या था आपका? अरकान थे तत्व। तत्व कौन से? चार तत्व जिनसे मानव शरीर मिलकर बना है। उसके बाद देखा था मिजाज। मिजाज किस पर डिपेंड कर रहा था? आपके अरकान पर डिपेंड कर रहा था या चार तत्वों पर डिपेंड कर रहा था। उसके बाद था आपका अखलात। अखलात क्या था आपका? देह द्रव कहलाता था, देह द्रव कहलाता है। अखलात का क्या अर्थ होता है आपका? देह द्रव होता है। देह द्रव क्या होते हैं? जब शरीर हमारा बीमार पड़ता है तो उसकी आपूर्ति के लिए, किसकी आपूर्ति के लिए? ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कुछ द्रवों का शरीर के द्वारा उत्पादन किया जाता है। ये शरीर को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आपके देह द्रव कहलाते हैं या अखलात कहलाते हैं। तो अपन ने कितने देख लिए? 3 देख लिए हैं। और टोटल कितने हैं अभी? ये 7 हैं। तो अरकान, मिजाज और अखलात। चौथा हो जाएगा आपका आजा या अंग। चौथा क्या है आपका?
आजा या अंग। ये मानव शरीर में भिन्न अंग होते हैं जिनमें निजी अंग का स्वास्थ्य या रोग पूरे शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करता है। आजा या अंग क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? शरीर के भिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक निजी अंग का स्वास्थ्य या रोग पूरे शरीर के स्वास्थ्य व स्थिति को प्रभावित करता है। आजा मीन्स क्या होता है? अंग होता है। यदि कोई हमारा अंग खराब हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति का हृदय खराब हो जाता है, तो उस हृदय से क्या होता है? संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो उन फेफड़ों का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ेगा। यही बात यहाँ बताई गई है। तो अपन ने कौन कौन से देख लिए हैं? अरकान देख लिया है, मिजाज देख लिया है, अखलात देख लिया है, अब आजा या अंग देख लिया है। तो आपके अभी यहाँ तक ट्रिपल ए हो गया है और सिंगल अभी क्या है? आपका एम है। आपका अगला तत्व क्या है? आपका अरवाह। अरवाह मीन्स क्या होती है? आपकी रूह या आत्मा। एक गैसीय पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है यह? गैसीय पदार्थ है। अभिमांत्रित हवा से प्राप्त होती है। यह शरीर की सही सभी चयापचय गतिविधियों में मदद करती है। शरीर की चयापचय गतिविधियों में मदद किसके द्वारा की जाती है? आपकी अरवाह के द्वारा की जाती है। यह अखलात लतीफ़ाह को जलाकर हर एक तरह की कुवा या ताकतों और हरारत उत्पन्न करती है। यह शरीर के सभी अंगों के लिए जीवन शक्ति का स्रोत होती है। देखो, अरवाह क्या होती है? आपकी एक गैसीय पदार्थ होता है। गैसीय पदार्थ होता है जो हवा से प्राप्त होती है। शरीर इस सभी चयापचय गतिविधियों में मदद किसके द्वारा की जाती है? आपकी अरवाह के द्वारा की जाती है। यह क्या करती है? आपकी हरारत को समाप्त करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। केवल आपको इतना ही याद करना है इसके बदले में। यह क्या करती है? आपकी अखलात या लतीफ़ाह को जलाकर हर तरह की कुवा और हरारत गरीजियाह उत्पन्न करती हैं। इसका सामान्य भाषा में यदि हम अर्थ देखें तो यह है मानव शरीर की थकान को समाप्त कर ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर? उसके बाद आ जाइए अब हमारा इसमें आगे का है। इन्हें क्या कहा जाता है? जीवन शक्ति भी माना जाता है, इसलिए रोग के निदान उपचार में महत्वपूर्ण है। ये भिन्न शक्तियों की वाहक है जो पूरे शरीर की प्रणालियों उसके भागों की क्रियाशीलता को बनाती हैं। क्लियर है? तो यह वही बात लिखी है जो हमने अभी आगे समझ ली थी। इसके बाद आ जाते हैं हमारा अगला अगला है आपका कुवा या ताकतें। कुवा या ताकत क्या होती हैं? कुवा 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है कुवा? आपकी 3 प्रकार की होती है। कुवा तबिया है या कुदरती ताकत, चयापचय और प्रजनन की ताकत है। यह जिगर इस ताकत की जगह है और यह प्रक्रिया शरीर की हर ऊतक में होती है। चयापचय का ताल्लुक मानव शरीर पोषण और विकास की प्रक्रिया के साथ होता है। तो पहली ताकत कौन सी है? आपकी कुवा ताबिया है। तो कुवा ताबिया है क्या कहलाता है? आपका यह एक प्रकार की ताकत होती है जो क्या करती है? आपकी चयापचय और प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। जिगर क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण भाग होता है जहाँ पर यह अवस्थित रहती है। चयापचय का ताल्लुक मानव शरीर के पोषण और विकास की प्रक्रिया से होता है। जो चयापचय का ताल्लुक है वह क्या है? आपके पोषण और विकास की प्रक्रिया के साथ होता है। दूसरी को क्या हो जाएगी? पहली की थी कुवा ताबिया है, दूसरी हो जाएगी कुवा नाफसानिया है। कुवा नाफसानिया है या मानसिक ताकत, इसे क्या कहेंगे हम? मानसिक ताकत कहेंगे। तंत्रिका और मानसिक ताकत को संदर्भित करती है। या तंत्रिका तंत्र को और मानसिक ताकत को यह संदर्भित करती है। यह मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। यह ज्ञान विषयक और चलने फिरने की ताकत के लिए जिम्मेदार होती है। ज्ञान विषयक ताकत सोच या एहसास बताती है। अब आप लोग समझिएगा, पहली हमने क्या ताकत पढ़ी थी? कुवा ताबिया है। कुवा ताबिया है का अर्थ था कि कुदरती आदत। ये किसके लिए आवश्यक थी? आपको 2 चीजें याद करना है। सबसे पहले किसके लिए आवश्यक थी कुवा ताबिया है? आपके चयापचय और प्रजनन के लिए आवश्यक हुआ करती थी। और यह कहाँ पाई जाती थी? जिगर में पाई जाती थी। क्लियर है? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा है? कुवा नाफसियानी है। इसमें क्या था? यह किसके लिए? तंत्र का और मानसिक ताकत होती है।
कहाँ अवस्थित होगी यह? मस्तिष्क में उपस्थित होगी। किसके लिए आवश्यक होगी यह? ज्ञान विषयक और चलने फिरने के लिए यह आवश्यक होती है। क्लियर। तीसरा हो जाएगा कुवाह है वानिया है। तीसरी क्या है आपकी? कुवाह है वानिया है। इसमें क्या होता है? जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए यह जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार होती है? जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। मानसिक ताकत के प्रभाव को स्वीकार कराने के लिए सभी अंगों को सक्षम बनाती है। यह ताकत दिल में स्थित होती है ना, ऊतकों को जीवित रखती है। कहाँ उपस्थित होती है व्यक्ति? ये दिल में उपस्थित होती है, ऊतकों को जीवित करने का कार्य करती है। और जो मानसिक ताकत होती है, मानसिक ताकत के क्रियान्वयन के लिए यह ताकत आवश्यक मानी जाती है। क्लियर है आपके लिए? अब अगला हो जाएगा आपका अफाल या कार्य। अफाल क्या है? यह घटक शरीर के सभी अंगों की हरकतों और कार्य करने के लिए संदर्भित करता है। अर्थात यह शरीर के भिन्न अंग कैसे कार्य करेंगे, किसके द्वारा कार्य कराया जाएगा, उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, इसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आपके अफाल के द्वारा किया जाता है। एक स्वस्थ शरीर के भिन्न अंग न केवल उचित आकार में होते हैं बल्कि अपने संबंधी कार्य भी उचित तरीके से करते हैं। इस मानव शरीर के कार्य का पूरा विस्तार में ज्ञान रखना आवश्यक बनाता है। क्लियर। तो अफाल क्या होते हैं? कार्य होते हैं जो क्या बताते हैं? शरीर के भिन्न अंगों के द्वारा है किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाएंगे और उन शरीर के अंगों का आकार कैसा रहेगा। क्लियर है आपके लिए? अगला है आपका निदान। यूनानी प्रणाली में नैदानिक प्रक्रिया अवलोकन और शारीरिक परीक्षा पर निर्भर है। एक व्यक्ति किसी भी बीमारी को इसके एक प्रभाव माना जाता है। वह सामान और सामग्री जिससे बना हो, मिजाज, संरचना, स्वभाव की ताकत के प्रकार जो उसके पास हो, बाहर से उस पर काम करने वाले कारकों के प्रकार, उसके शारीरिक कार्यों को बनाए रखने की प्रकृति के प्रयास, जहाँ तक संभव हो अवरोधों को दूर रखने के प्रयास, ये क्या होते हैं? निदान कहे जाते हैं। क्लियर। तो आपके कितने प्रकार के हुए हैं? 7 प्रकार के हुए हैं। पहला क्या था? अरकान था। दूसरा मिजाज था। तीसरा आपका पहला अरकान, ये 4 तत्व हुआ करते थे। दूसरा मिजाज जो स्वभाव था। तीसरा अखलात था जो देह द्रव था, जो बीमारी के समय पोषण प्रदान करता था। चौथा आपका आजा या अंग था, ये शरीर के विभिन्न अंग हुआ करते थे। पांचवा आपका अरवाह था, यह आत्मा या रूह हुआ करती थी। छठवां आपका कुवा या ताकतें हुआ करती हैं, 3 प्रकार की थी। पहली थी आपकी कुवा ताबिया है। कुवा ताबिया है क्या है? आपकी चयापचय और प्रजनन की ताकत है। दूसरी है कुवा नाफसानिया है, ये क्या थी? आपकी तंत्र की ताकत थी। और तीसरा है कुवा हैवानिया है। हैवानिया है क्या है? यह भिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए करती थी। सातवां क्या है? छठवां क्या है आपका? अफाल या कार्य। और सातवां क्या है आपका? जो आपका 60वां क्या है? अफाल या कार्य। और इसमें निदान किस प्रकार किया जाता है अपन ने ये भी देख लिया है। अब आ जाइए रोग की रोकथाम। देखो, रोग की रोकथाम इस प्रणाली में उतनी ही चिंता का विषय है जितना उस बीमारी के इलाज का। अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही किसी मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति पर आसपास के वातावरण और परिस्थिति की हालत का प्रभाव स्वीकार किया गया। भोजन, पानी, हवा को प्रदूषण मुक्त रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोग की रोकथाम के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। क्लियर। कौन सी पूर्वापेक्षाएं? कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या, किन माहौल में आपको रहना चाहिए, ये बताया गया है। हवा हो, खाद्य पेय हो, शारीरिक हरकत, शारीरिक अपन किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं या किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, या आराम करना है इसमें, मानसिक कार्य और आराम करना है, सोने और जागी रहना है, निकासी और प्रति धारण इसमें माना गया है। इसका चिकित्सा विज्ञान क्या है? इस प्रणाली में एक रोगी के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी बुनियादी संरचना, काया, मेकअप, आत्मरक्षा तंत्र, पर्यावरणीय कारकों के लिए प्रतिक्रिया पसंद और नापसंद होते हैं। क्लियर। यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपचार के निम्नलिखित मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है आपका रेजिमेंटल चिकित्सा। इसे क्या कहा जाता है? इलाज बिल तदबीर। इसे क्या कहा जाता है? इलाज बिल तबदीर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रेजिमेंटल चिकित्सा बोलते हैं।
रेजिमेंटल चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थों को हटाने और शरीर की रक्षा तंत्र में सुधार करने की एक चिकित्सा है। क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है और शरीर की रक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में सबसे अच्छे ज्ञात है, इसे क्या कहा जाता है? डिटॉक्सिफिकेशन के तरीके भी कहा जाता है, अर्थात शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हटाने के तरीके इसमें कहे जाते हैं। रेजिमेंटल उपचार में महत्वपूर्ण तकनीक उन बीमारियों के साथ जिनके लिए वे प्रभावी मानी जाती हैं, संक्षेप में नीचे वर्णित हैं। पहला क्या है आपका? वेनेसेक्टियो, इसे फर्स्ट फर्स्ट कहा जाता है। उपचार की इस विधि में इनमें बहुत प्रभावी मान पाया गया है। रक्त से संबंधित समस्याओं के सुधार के लिए उक्त रक्तचाप से छुटकारा पाया जाता है। इससे विषाक्तता के बचाव और रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की संचय की रोकथाम की जाती है। शरीर के विभिन्न भागों में व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। चयापचय की प्रक्रिया की उत्तेजना इसके द्वारा की जाती है। क्लियर? देखो, मासिक धर्म संबंधी विकारों का इलाज भी इसके द्वारा किया जाता है। और स्वभाव में गर्म तासीर, यदि व्यक्ति को अपने स्वभाव की गर्म तासीर में सुधार करना है तो इसके द्वारा सुधार किया जाता है। दूसरा क्या है आपका? चस्कन। चस्कन को क्या कहा जाएगा आपका? चस्कन क्या हो जाएगा आपका? उपचार की इस विधि में किसका प्रयोग, किन किन चस्कन के द्वारा किन किन रोगों का उपचार किया जा सकता है? आपके त्वचा संबंधी रोगों का, मासिक धर्म या महिलाओं की धर्म से संबंधी रोगों का, यकृत रोग की ठीक करने में, मलेरिया और तिल्ली के विकारों के इलाज के लिए, बवासीर, अंडकोश, गर्भाशय की सूजन, खुजली, फोड़े आदि के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है पसीना आना, या इसे क्या कहा जाता है? तारीख। तारीख क्या है आपका? पसीना आना होती है। त्वचा, रक्त और शरीर के अन्य भागों से अपशिष्ट पसीने की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है। यह पसीना कहाँ से उत्सर्जित किया जाता है? त्वचा से उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है। यह अत्यधिक गर्मी को कम करने में मदद करता है। सूखा सॉरी सूखा या गीला सेंक, गर्म पानी में स्नान, मालिश, एक गर्म हवा के कमरे, रोगी रखना स्वीडन के कुछ तरीकों में से एक है। पसीना आना क्या है? तारीख है। इसे या तो सामान्य रूप से आ जाएगा, या व्यक्ति को किसी गर्म स्थान पर रखेंगे, या व्यक्ति को किसी बंद कमरे में रखा जाता है जिससे उससे शरीर में पसीना आना प्रारंभ हो जाए। इसे क्या कहा जाता है आपका? तारीख कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस क्या है? मूत्राधिक्य, इदरार ए बाउल, जहरीले पदार्थ, अपशिष्ट उत्पाद अतिरिक्त देहद्रव मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित किए जाते हैं। दिल, जिगर और फेफड़ों के रोगों के इलाज के लिए इन्हें लागू किया जाता है। कभी कभी मूत्राधिक्य एक ठंडे कमरे के रोगी को रखकर ठंडा पानी डालकर किया जाता है। क्लियर है? या तो मूत्राधिक्य व्यक्ति स्वयं कर देता है, या व्यक्ति को ऐसे ठंडे कमरे में रखा जाता है जिसके द्वारा उसमें मूत्राधिक्य की मात्रा बढ़े। क्लियर है आपके लिए? अब उसके बाद आ जाता है आपका तुर्की स्नान या हमाम। इसके लिए सिफारिश की जाती है। हमाम या तुर्की स्नान के लिए किस किस की सिफारिश की जाती है? व्यर्थ पदार्थ हटाना तथा पसीने में वृद्धि करना, हल्की गर्मी प्रदान करना, पोषण बढ़ाना, वसा कम करना, वसा बढ़ाना। ये दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। वसा को कम करना भी शामिल होता है और वसा को बढ़ाना भी शामिल होता है। ठंडा स्नान सामान्यतः स्वास्थ्य में बेहतर है। ठंडा स्नान कब किया जाता है? जब व्यक्ति या स्वास्थ्य कैसा रहे? सामान्य रहे। गर्म स्नान को आमतौर पर पक्षपात, पक्षाघात या मांसपेशियों का खिंचाव आदि जैसी बीमारियों इलाज के लिए मालिश के बाद लागू किया जाता है। यदि व्यक्ति को पक्षाघात या अथवा लकवा नामक बीमारी हो जाती है, या व्यक्ति की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो गर्म स्नान की सलाह दी जाती है। क्लियर है आपके लिए? मालिश, मालिश को एक क्या कहा जाता है? दलक कहा गया जाता है। ये अपन ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में या प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में जब अपन ने मालिश थेरेपी देखी थी तब अपन ने इसे कवर कर लिया था। उसके बाद आ जाइए जलन कम करना। तो जलन कम कैसी होती है आपकी? दर्द, सनसनी और जलन की राहत प्रदान करती है, सूजन को कम करने में मदद करती है और ट्यूमर को भी भर देती है। दागना, दागना क्या होता है? अमल एक कई,
यह एक अंग से जहर को का प्रकोप अन्य अंगों में स्थानांतरित होने को रोकता है। अर्थात किसी व्यक्ति के किसी अंग में जहर का पहुंच गया है तो उसको दूसरे अंग में जाने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक बहुत ही उपयोगी पाई गई है। इस तकनीक के द्वारा रोगजनक पदार्थ जो कुछ संरचनाओं में से जुड़े होते हैं हटा दिए जाते हैं या सुधार कर दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद हो जाता है सफाई या ईसाल। सफाई या ईसाल क्या है आपके यूनानी चिकित्सा में आंतों की सफाई के लिए व्यापक रूप से जुलाब का प्रयोग किया जाता है। आंतों की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है यूनानी चिकित्सा प्रणाली में? जुलाब का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग करने के लिए लिखित नियम होते हैं। यह विधि सामान्य चयापचय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्लियर। उसके बाद उल्टी या वमन होता है। ये अपन ने किसमें पंचकर्म जब चिकित्सा पद्धति पढ़ी थी उस टाइम पर पढ़ा था। कमेंट में आप पंचकर्म के पांचों कर्म के नाम बताइएगा। आपका पहला हो जाता है वमन, दूसरा हो जाएगा विरेचन, तीसरा हो जाएगा बस्ती, चौथा हो जाएगा रक्त मुक्षण और पांचवा क्या हो जाता है आपका नस्य। उसके बाद आ जाइए आपका कसरत। कसरत या रियाजत होती है। यह भी एक क्या होता है आपका शारीरिक व्यायाम होता है जिसे हम पहले आयुर्वेद में कर ही चुके हैं। अपन को देखना है इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका लीचिंग। यह विधि रक्त में बुरी बुरी बात को दूर करने में नहीं, यहाँ आपका टाइपिंग एरर हो गया है। यह विधि रक्त से अशुद्धि को दूर करके ने के लिए प्रयुक्त की जाती है। त्वचा के रोगों के और रिंगवाम आदि के लिए उपयोगी होती है। यह प्रणाली इसे लागू करने के लिए विशिष्ट स्थितियों का वर्णन करती है। क्लियर है आपके लिए? ये क्या हो जाती है लीचिंग। लीचिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर के रक्त में अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी लीचिंग कहलाती है। इसके बाद आ जाती है इसमें एक होती है आपकी आहार चिकित्सा। ठीक है, इसको अपन ने पहले भी देख चुके हैं आपके आयुर्वेद में। लेकिन इसमें आहार चिकित्सा को क्या कहा जाता है? इलाज ए गिजा कहा जाता है। यूनानी उपचार में भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन की गुणवत्ता मात्रा को विनियमित करने की कई बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज होता है। कई प्रकाशित किताबें हैं जो विशिष्ट रोगों के संबंध आहार के विषय में बताती हैं। कुछ खाद्य पदार्थ रेचक, मूत्रवर्धक, स्वेदजनक औषध के रूप में भी जाने जाते हैं। फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी क्या है आपका? इलाज बिल दवा। इस प्रकार के उपचार में स्वाभाविक रूप से होने वाली दवाएं शामिल हैं। ज्यादातर जड़ी बूटियां, जानवरों और खनिज मूल की दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। केवल प्राकृतिक दवाओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं। क्लियर। ये क्या हो जाता है आपका फार्मेकोथेरेपी हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगी आपकी सर्जरी या शल्य क्रिया। इसे क्या कहा जाता है? आपका इलाज बिल यद। तो आपको ये टू टू मार्कर में आपको नाम याद रखने हैं कि इलाज बिल यद को क्या कहा जाता है? आपका सर्जरी या शल्य चिकित्सा कहा जाएगा। यह चिकित्सा बहुत ही सीमित उपयोग में की जाती है। हालांकि यूनानी प्रणाली को इस क्षेत्र में अग्रणी होने और अपने स्वयं के उपकरणों और तकनीकों विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। क्या है? यूनानी प्रणालियों ने शल्य क्रिया के लिए अपने ही उपकरणों का विकास किया था। ठीक है। वर्तमान में इस प्रणाली केवल मामूली सर्जरी के लिए उपयोग में की जाती है या लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। यूनानी फार्माकोपिया, इसे क्या कहा जाता है? भेषज कहा जाता है। यूनानी फार्माकोपिया को क्या कहा जाता है? आपका भेषज कहा जाता है। भेषज मानकों की एक पुस्तक है जो दवाओं के मानकों के अनुपालन और परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक होती है। तो ये क्या हो गई आपकी यूनानी चिकित्सा प्रणाली हो गई है। इसमें आपको 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें लिख कर देखना है। ठीक है, एक बार हम इसका पुनः रिवीजन करते हैं। यूनानी चिकित्सा प्रणाली अपन ने देखा था। यूनानी चिकित्सा प्रणाली का सबसे पहले अपन ने देखा था इसका विकास कहाँ हुआ है? ग्रीस में हुआ है। वर्तमान रूप कहाँ हुआ है? अरब में हुआ है। जनक के कौन है इसके? हिप्पोक्रेटस इसके जनक कहे जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद अपन ने देखा है
कि भारत में इसका विकास, तो भारत में इसका विकास मध्यकाल में हुआ है, दिल्ली सल्तनत में इसका विकास प्रारंभ हुआ है। उसके बाद आपका मुगल काल में इसका विकास चरम स्तर पर पहुंचा, जैसे ही अंग्रेजों का आगमन हुआ और एलोपैथी ने इसके लिए प्रतिस्थापित कर दिया। उसके बाद देखे थे अपन ने सिद्धांत और अवधारणाएं, तो सिद्धांत और अवधारणा में 4 देह द्रव्य बताए गए थे, जिन्हें क्या कहा गया था, रक्त, कफ, पीला पित्त और आपका काला पित्त कहा गया था। तो इसमें आप एक ट्रिक बना लेना, आर, के और पी, ठीक है, या पी के आर, पी के रहता है जो आपका मूवी है पी के, तो पी से हो जाएगा पित्त। पित्त कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पीला पित्त और आपका काला पित्त हो जाएगा, एक कफ हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा है अरकान। अरकान क्या है, आपके तत्व हैं, 4 तत्व होते हैं, हवा, पृथ्वी, आग और पानी। उसके बाद मिजाज या स्वभाव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अखलात या देह द्रव हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका आजा या अंग हो जाएंगे। उसके बाद अरवाह या इसे रूह या आत्मा कहते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका कुवा या ताकतें, ये 3 प्रकार की थी। पहली थी कुवा तविया है, दूसरा था कुवा, कुवा नास, कुवा नाफसानिया है, और तीसरा था आपका कुवा हैवानिया है। क्लियर है। उसके बाद आपका था अफाल या कार्य या अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्या कहा गया है, अफाल कहा गया है। उसके बाद हमने देखा था इसमें निदान किसके द्वारा किया जाता है, तो निदान पर यूनानी प्रणाली में नैदानिक प्रक्रिया अवलोकन और शारीरिक परीक्षा पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति की किसी भी बीमारी को इसका प्रभाव माना जाता है, समान सामग्री व पदार्थ से बना हो, मिजाज, संरचना, स्वभाव और ताकत के प्रकार जो उसके पास हों, बाहर से उस पर काम करने वाले कारकों के प्रकार और हों, उसके शारीरिक कार्य को बनाए रखने की प्रकृति के प्रयास जहां तक संभव हो, और दूर रखने का प्रयास हो, ठीक है। इसके बाद रोग की रोकथाम, तो रोग की रोकथाम में अपन ने क्या देखा है, इसमें उस व्यक्ति को हवा में रखना चाहिए, खाद्य एवं पेय पदार्थ उचित तरीके से दिया जाना चाहिए, उसको शरीर ऐसी प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए जो उसके लिए लाभदायक हों, और आराम करना चाहिए, मानसिक रूप से आराम देना चाहिए, सोने और जागने का समय निर्धारित होना चाहिए, जिससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या रहे, ठीक रहे। उसके बाद निकासी या प्रतिधारणा को भी अपनाया गया है। इसके बाद हमने देखा है इसमें चिकित्सा विज्ञान, तो इसके चिकित्सा विज्ञान में सबसे पहले अपन ने देखा है रेजिमेंटल चिकित्सा। इसको क्या कहा गया है, आपका इलाज बिल तदबीर कहा गया है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के रक्त से अवसादों को हटाया जाता है, ठीक है। इसको और नाम क्या दिया गया है, डिटॉक्सिफिकेशन के तरीके भी कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, चस्कन देखा था, इसे क्या कहा गया है, अलहिजामा कहा गया है, ठीक है। इसमें त्वचा की व्यर्थ पदार्थ से सफाई की जाती है। क्लियर। पसीना आना कैसे कहा गया है, तारीख को कहा गया है। डायूरेसिस या मूत्राधिक्य कैसे कहा गया है, जब व्यक्ति को ठंडे कमरे में रखा जाता है तो डायरेक्सिस होता है या मूत्राधिक्य होता है। तुर्की स्नान कैसे कहा गया है, कि तुर्की स्नान में क्या रहता है, व्यर्थ पदार्थों को हटाया जाता है, पसीने में वृद्धि होती है, हल्की गर्मी प्रदान करता है, पोषण बढ़ाता है, वसा कम करता है और वसा को बढ़ाता भी है। क्लियर। उसके बाद मालिश क्या है, आपकी मालिश थर पद्धति है, मालिश को क्या कहा गया है, आपका दलक कहा गया है। उसके बाद हो जाएगा जलन कम करना, ये क्या करती है, सूजन को भी कम करता है। उसके बाद दागना हो जाता है, दागना क्या रहता है, शरीर में विष को फैलने से रोकता है। उसके बाद हो जाता है सफाई, सफाई को क्या कहा जाता है, ईसाल कहा गया है। उसके बाद उल्टी व बमन कहा गया है, कसरत को रियाजात कहा गया है। लीचिंग क्या कहलाती है, तलाक ए अलाक, लीचिंग क्या है आपका, तलाक ए अलाक, ठीक है। इसमें क्या होता है, रक्त से अवसाद को अलग किया जाता है इसमें। उसके बाद अपन ने आहार चिकित्सा अपन ने आयुर्वेद में पढ़ी ली थी। उसके बाद क्या है इसमें फार्मेकोथेरेपी, इसे क्या कहा जाता है, इलाज बिल दवा भी कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद हो जाएगी आपकी सर्जरी या शल्य क्रिया, जो इसने क्या है, अपने शल्य क्रिया के उपकरणों को स्वयं बनाया था, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका यूनानी फार्माकोपेइया, इसे क्या कहा है, भेषज कहा गया है। इसको आप जरूर याद करना कि भेषज क्या है, 2 मार्क्स में, तो यह यूनानी फार्माकोपिया है। भेषज मानकों की एक पुस्तक है जो दवाओं के मानकों के अनुपालन और परीक्षण विश्लेषण के प्रोटोकॉल्स के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए यह आवश्यक होता है। क्लियर। ये क्या हो गई है, आपकी यूनानी चिकित्सा प्रणाली हो गई है, आपकी समस्त प्रकार की चिकित्सा प्रणालियाँ लगभग समाप्त हो गई हैं। बने रहिए फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी का धन्यवाद।